हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुसाइन लॉ। आज की इस लेक्चर 3 में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस के बारे में। अगर आपको लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के वीडियोस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप प्रीवियस 2 वीडियोस आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास। सी एविडेंस, अकॉर्डिंग टू इंडियन एविडेंस एक्ट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एविडेंस, राइट। वन इज ओरल एविडेंस, दिस इज नंबर 1, वन इज ओरल एविडेंस and number 2 is documentary evidence, right? तो ओरल एविडेंस क्या हो गया? टेस्टिमनी ऑफ द विटनेस। किसी भी विटनेस को अगर कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है, उसके जो टेस्टिमनी होता है वो उसके ओरल एविडेंस हो गया। एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इट हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। सेक्शन 3 क्या कहता है? एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स। फॉर एग्जाम्पल, a writing, words printed, lithograph, photograph, a map, a plan, inscription, all this comes under documentary evidence। कोई भी प्लान हो गया, कोई भी मैप हो गया, कोई भी लेटर्स हो गया, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसके जो all comes under documentary evidence। Now, what is the cardinal principle of evidence is that the priority of documentary evidence over oral evidence। अगर किसी भी एविडेंस पे ओरल एविडेंस अवेलेबल है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी अवेलेबल है, अगर दोनों एविडेंसेस अवेलेबल है, तो इन दैट केस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस विल बी गिवन मोर प्रायोरिटी देन ओरल एविडेंस। इसका बेसिक रीजन ये है कि ओरल एविडेंस मतलब किसी भी इंसान की टेस्टिमोनी। तो इंसान तो झूठ बोल सकता है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स होता है, डॉक्यूमेंट झूठ नहीं बोल सकता, राइट। इसलिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को, अगर डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है किसी एविडेंस पे, तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है देन ओरल एविडेंस। दैट इज द कार्डिनल प्रिंसिपल। और इसी कार्डिनल प्रिंसिपल के ऊपर मेनली दो सेक्शन है जो इस चीज को एक्सप्लेन करता है। नंबर 1 इज अंडर सेक्शन 59, जो कि एक जनरल सेक्शन है, और दूसरा सेक्शन 91। तो देखिए सेक्शन 59 क्या कहता है? सेक्शन 59 इज अ जनरल सेक्शन। वो ये कहता है कि ऑल फैक्ट्स एक्सेप्ट द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ये वाला पोर्शन बाद में अमेंड करके डाला गया है। जब से ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर, ये साइंस डेवलप हुआ है, तब से ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाद में अमेंडमेंट करके डाला गया है। सो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मे बी प्रूव बाय ओरल एविडेंस। तो ये क्या कह रहा है कि ऑल फैक्ट्स एक्सेप्ट द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। तो मतलब जो कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट है उसको सिर्फ डॉक्यूमेंट से ही प्रूव किया जा सकता है, और डॉक्यूमेंट से जो प्रूव नहीं हो सकता उसको हम ओरल एविडेंस के थ्रू प्रूव कर सकते हैं, राइट। इट्स अ वेरी जनरल सेक्शन। और सेक्शन 91 जो हो गया वो हो गया बहुत ही स्पेसिफिक सेक्शन। वहां पे हम लोग 2 सेक्शन को इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इट इज अ जनरल प्रोविजन गिविंग वैलिडिटी टू द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस। कार्डिनल प्रिंसिपल क्या था? वही था कि प्रायोरिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ओवर द ओरल एविडेंस, ठीक है। तो अब देखिए सेक्शन 91 इज ऑन द अदर हैंड इज अ स्पेसिफिक प्रोविजन, राइट। इसमें क्या बोला जा रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, इफ इन अ फैक्ट बोथ ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज अवेलेबल, देन डॉक्यूमेंट विल प्रिवेल, राइट। तो ये हो गया एक जनरल सेक्शन और ये हो गया एकदम स्पेसिफिक सेक्शन, एंड बोथ दिस सेक्शन गिव्स वैलिडिटी टू दैट कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ द एविडेंस, दैट इज प्रायोरिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ओवर oral evidence, right? Now see, अब सेक्शन 91 को ही हम लोग एक्सप्लेन करते हैं और डिटेल्स में हम लोग देखते हैं कि सेक्शन 91 कहता क्या है। समथिंग which the law requires to be in writing, only documentary evidence can be proved even if not reduced in writing, ठीक है। तो देखिए सेक्शन 91 में स्पेसिफिकली ये 3 चीज डिस्क्राइब किया गया है: टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और एनी अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ग्रांट हो गया, और एनी अदर डिस्पोजिशन, एनी अदर ट्रांसफर लाइक गिफ्ट डीड, राइट, एक्सचेंज, राइट। तो इन सारे चीजों के बारे में इसमें कहा गया है, जिसमें बोला जा रहा है कि अगर कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, राइट, या फिर कोई भी टर्म्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट है, राइट,
तो उसमें जो एविडेंसेस है वो जनरली डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को ही लिया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। नाउ सपोज देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बिटवीन ए फ्रॉम ए टू बी। अब ये जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता है इसमें ओरल एविडेंसेस अवेलेबल है, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट इन लोगों ने आपस में नहीं बनाया। ये भी एक कंडीशन, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है कि दोनों ने आपस में मौखिक तौर पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी किया, जो कि पहले के जमाने में गांव में होता था। ठीक है, मौखिक तौर पे ये कर दिया जाता था। तो इन दैट केसेस क्या होगा? तो देखिए सेक्शन 91 में मेनली दो चीज हो सकता है, राइट? मेनली दो चीज हो सकता है। एक हो गया व्हेन फॉर सम फैक्ट बोथ ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल है। तो इन दैट केस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस विल ओनली बी एडमिसिबल। तो अगर ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दोनों ही अवेलेबल है तो इन दैट केस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को ही प्रायोरिटी दिया जाएगा और दूसरी चीज को, ओरल एविडेंस को प्रायोरिटी नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस अवेलेबल नहीं है, अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस अवेलेबल नहीं है, देन सेक्शन 91 वुड नॉट बी एप्लीकेबल एंड इन दैट केस ओरल एविडेंस वुड बी एडमिसिबल। तो अगर दोनों ही अवेलेबल है तब तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही एडमिसिबल होगा, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल नहीं है तो फिर जाकर के ओरल एविडेंस को एडमिसिबल किया जाएगा। लेकिन दूसरा प्रोविजन ये कहता है कि देयर आर सम फैक्ट्स फॉर विच ओनली डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज एडमिसिबल, क्योंकि इन सच केसेस द लॉ रिक्वायर्स दैट ओनली द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस विल बी एडमिसिबल। इन सच केसेस नो ओरल एविडेंस वुड बी एडमिसिबल इवन इफ द डॉक्यूमेंट्री इज नॉट अवेलेबल। एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल कॉन्फेशन बिफोर मैजिस्ट्रेट। Confession before magistrate under section 164 of CRPC, राइट? तो ये जो कॉन्फेशन बिफोर मैजिस्ट्रेट है, जब कोर्ट में ये केस चलेगा और कोर्ट में जब इस एविडेंस को प्रोड्यूस किया जाएगा तो मैजिस्ट्रेट ये नहीं कह सकता है कि हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, मैजिस्ट्रेट खुद आकर के कोर्ट में टेस्टिमनी देगा तो वो एडमिसिबल नहीं होगा, क्योंकि लॉ रिक्वायर्स दैट अ कन्फेशन बिफोर मैजिस्ट्रेट विल बी एडमिसिबल ओनली इन अ डॉक्यूमेंट्री फॉर्म, ओनली इन अ रिकॉर्डेड फॉर्म। तो इन सच केसेस द ओरल टेस्टिमनी ऑफ द मैजिस्ट्रेट विल नॉट बी एडमिसिबल, राइट? एक और एग्जांपल देता हूं, कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फॉर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फॉर मोर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात किया जा रहा है यहां पे, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए जिसकी वैल्यूएशन मोर देन ₹100 है, तो उसको अंडर सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट, अंडर सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, नॉट ओनली इन राइटिंग, इसको रजिस्टर्ड भी होना पड़ेगा। तो अगर उस प्रॉपर्टी को लेकर के इन फ्यूचर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो जो रजिस्टर्ड डीड है सिर्फ उसी को वही एडमिसिबल होगा एविडेंस के तौर पे, और कोई भी ओरल एविडेंस एडमिसिबल नहीं होगा। इन सच केसेस अगर सिर्फ एक रिटन डीड है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है वो भी एडमिसिबल नहीं होगा, क्योंकि लॉ रिक्वायर्स दैट ओनली द रजिस्टर्ड डीड विल बी एडमिसिबल एज एविडेंस। तो दिस इज द मेन थीम ऑफ सेक्शन 91, जहां पे ये चीज को जो कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस है उसको वैलिडिटी दिया गया है। अब देखिए कुछ एक्सप्लेनेशन है, राइट? जैसे ये तीन चीज मेनली कहा गया है, कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। व्हेन देयर आर मोर ओरिजिनल्स देन वन, ओनली वन डॉक्यूमेंट नीड टू बी प्रूव। बहुत बार होता है कि दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है तो दो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बनाया गया, सेम कंटेंट,
दोनों पार्टी दोनों डॉक्यूमेंट पे साइन किया, और एक डॉक्यूमेंट एक पार्टी ने रखा, दूसरा डॉक्यूमेंट दूसरे पार्टी ने रखा, सेम कंटेंट, राइट। तो इन सच केसेस सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट को प्रूफ करने की जरूरत है, दूसरा डॉक्यूमेंट प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरा केस ये हो सकता है कि व्हेन द स्टेटमेंट कंटेंट इन मोर देन वन डॉक्यूमेंट देन ऑल द डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी प्रूव्ड। बहुत बार ऐसा होता है कि काउंटर डॉक्यूमेंट होता है, काउंटर डॉक्यूमेंट होता है, राइट। इस डॉक्यूमेंट को ए एग्जीक्यूट किया, इस डॉक्यूमेंट को बी ने एग्जीक्यूट किया, और बी ने ए को दिया, ए ने बी को दिया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी के बीच में देयर आर सीरीज ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, सीरीज ऑफ लेटर्स, सीरीज ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। तो ऑल दिस कॉरेस्पॉन्डेंस is necessary to establish the contract between A and B. So all these documents need to be proved. ठीक है, तो these are the explanation. Now कुछ illustration भी इसमें दिया गया है, illustration, और उसके बाद हम exceptions भी देखेंगे section 91 की। If a contract is contained in several letters, all the letters in which it is contained must be proved, जो कि हमने explanation 2 में हमने describe किया। If a contract is contained in a bill of exchange, the bill of exchange must be proved. जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को प्रूव करना पड़ेगा। तीसरा ये कहता है A gives B a receipt for money paid by B. Oral evidence is admissible of the payment. अब यहाँ पे आप लोग पूछ सकते हैं कि यहाँ पे oral evidence admissible कैसे हो गया। देखो यहाँ पे मुद्दा ये है, सेक्शन 91 ये कहता है कि जो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो ओरल एविडेंस के थ्रू एडमिसिबल नहीं होगा, राइट। अब देखिए टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, हाउ मच इज द कंसिडरेशन वैल्यू, दैट इज द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बट वेदर द कंसिडरेशन वैल्यू हैज बीन पेड और नॉट, दैट इज नॉट ए टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज अ फैक्ट, अ सेपरेट फैक्ट. So that will be admissible. The oral evidence will be admissible in that case because that is not a terms of contract. यहाँ पे क्या हुआ, A gives B receipt for money paid. कितना मनी पे करना पड़ेगा, what is the consideration value, that is a terms of contract and that can be proved only by the document. लेकिन सच में पैसा मिला है कि नहीं, पेमेंट किया गया है कि नहीं, या फिर किया गया है तो कितना किया गया है, वो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और उसके लिए ओरल एविडेंसेस एडमिसिबल होगा, राइट। अब एक्सेप्शन, दो एक्सेप्शन है, एक बोल रहा है कि ऑफिशियल पोस्ट होल्ड, ऑफिशियल पर्सन होल्डिंग द पोस्ट। फॉर एग्जांपल, सपोज अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इज होल्डिंग, अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इज टू बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर इन राइटिंग। लेकिन अगर कोई लिटिगेशन होता है जहां पे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को टेस्टिमोनी देना होता है तो वहां पे वो लेटर प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, इतना ही काफी है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वो पोस्ट होल्ड कर रहा है, दैट इज एनफ टू प्रूव कि हाँ वो उसी पोस्ट में अपॉइंट हुआ है। लेकिन अगर कोई क्वो वारंटो का केस हो जाता है, क्वो वारंटो क्या होता है, एक रिट होता है, राइट। क्वो वारंटो एक रिट होता है अंडर आर्टिकल 32 अगर सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है तो, और अंडर 226 आर्टिकल 226 अगर हाई कोर्ट में हो रहा है तो, अगर उसका केस हो जाता है तब जाकर के वो जो डॉक्यूमेंट, जो रिटन लेटर है वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा, वरना नॉर्मली प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। दिस इज वन एक्सेप्शन। एंड नंबर 2, प्रोबेट इज एडमिटेड ऑफ अ विल इन इंडिया। तो इन दिस केसेस विल को बार बार प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, उसका जो प्रोबेट मिला है कोर्ट से वो प्रोबेट ही काफी है प्रूफ करने के लिए, राइट। नाउ लेट अस कम टू सेक्शन 92। सेक्शन 92 is about conclusivity of the document. अब देखिए सेक्शन 91 is about the documentary evidence, priority of the documentary evidence. Now section 92 is about the is related to the conclusivity of the documentary evidence. क्या कह रहा है कि once a document has been proved under section 91, under section 91, oral evidence with regard to change, alteration, contradiction, etc. of such terms of contract, grant or other disposition will not be admissible. Suppose there is a litigation between A and B.
ये कहता है कि देयर वाज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी, बट लेटर ऑन आफ्टर द मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट देयर वाज एन ओरल एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी टू चेंज द कॉन्ट्रैक्ट, राइट, दैट विल नॉट बी एडमिसिबल। अगर वो कोई चेंज ओरली, अगर दोनों के बीच में कोई चेंज या ऑल्टरेशन एग्री किया भी किया है, दैट चेंज विल ऑल्सो हैव टू बी प्रूव्ड बाय रिटन डॉक्यूमेंट, राइट, और उसके ऊपर कोई ओरल एविडेंसेस एडमिसिबल नहीं होगा। दैट इज व्हाट सेक्शन 92 इज अबाउट। अब देखिए, दिस रिस्ट्रिक्शन इज ओनली एप्लीकेबल बिटवीन द पार्टीज टू द डॉक्यूमेंट एंड नॉट टू अ थर्ड पर्सन। मतलब अगर ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, द डॉक्यूमेंट एक्स, इफ देयर इज ए लिटिगेशन बिटवीन ए एंड बी, देन ओनली थ्रू द डॉक्यूमेंट एक्स उसको प्रूफ किया जा सकता है और उसमें कोई ऑल्टरेशन या चेंज, कोई ओरल एविडेंस एडमिसिबल नहीं होगा डॉक्यूमेंट एक्स में। बट नाउ सपोज देयर इज ए लिटिगेशन बिटवीन अ थर्ड पार्टी ए एंड सी, सी इज नॉट अ पार्टी टू दिस डॉक्यूमेंट। नाउ अगर सी के इंटरेस्ट को इफेक्ट करता है किसी भी तरीके से, द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी इफेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ सी, then C can prove oral evidence, C can give oral evidence with regard to the alteration in the document X। तो ये जो थर्ड पार्टी वाला जो किस्सा है, जो इशू है जिसमें ओरल एविडेंस एडमिसिबल हो जाता है और ये रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं होता है, दिस हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 99 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो सेक्शन 91, सेक्शन 92 must be read with section 99, right? ये तीनों सेक्शन को एक साथ पढ़ना पड़ेगा इन द इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। अब देखिए, जो सेक्शन 92 है दैट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूसिविटी, राइट। तो सारे ओरल एविडेंस को एक्सक्लूड किया जाता है, लेकिन इसमें 6 प्रोविजो है जिसमें कुछ कंडीशंस दिया जा रहा है जहां पे ओरल एविडेंसेस एडमिसिबल होता है। जैसे फैक्ट रिलेटेड टू इनवैलिडेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, फ्रॉड, इंटिमिडेशन, इलीगलिटी, वांट ऑफ ड्यू एग्जीक्यूशन, वांट ऑफ कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और लॉ इज एडमिसिबल बाय ओरल एविडेंस। सपोज ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट एक्स। अब कोई भी चेंज या फिर सारे टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो सिर्फ एक्स डॉक्यूमेंट के थ्रू ही प्रूव किया जा सकता है, लेकिन कभी ए ने ये एक्यूजेशन लगाया कि ए को फ्रॉड करके एक्स डॉक्यूमेंट पे साइन करवाया गया है, या फिर ए के साथ फ्रॉड हुआ है, या फिर बी जो है वो एक्चुअली कैपेसिटी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट, सपोज बी इज ए ल्यूनाटिक और माइनर जो कि कैपेसिटी नहीं है उनके कॉन्ट्रैक्टिंग के, राइट। तो या फिर कोई इंटिमिडेशन, उनको डरा के धमका के साइन करवाया गया होगा, तो ऐसे कोई चीज एलिगेशन लगाता है ए, तो इन दैट केस ओरल एविडेंस विल बी एडमिसिबल विथ रिलेटेड टू दैट डॉक्यूमेंट। दिस इज द फर्स्ट प्रोविजो। सेकेंड प्रोविजो, existence of a separate oral agreement as to a matter on which the document is silent। ऐसा कोई मैटर जिसपे डॉक्यूमेंट साइलेंट है, which is not inconsistent with existing provision, the document oral evidence may be proved। तो अगर वो डॉक्यूमेंट किसी पर्टिकुलर मैटर पे साइलेंट है, तब जाकर के ओरल एविडेंस उस पे एडमिसिबल होगा, provided that oral evidence should not be inconsistent with the existing provision of the document, right? This is the second provision. Third is the existence of any separate oral agreement constituting a condition precedent to the attaching of any obligation under any such contract, grant or disposition may be proved। अगर कोई ऐसा कोई ओरल एग्रीमेंट है कि ये एग्रीमेंट फुलफिल करने के लिए एक कंडीशन प्रेसिडेंट फुलफिल करना होगा, उसको प्रूफ किया जा सकता है। नंबर 4 ये कहता है द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी डिस्टिंक्ट सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट। यहां पे देखिए, डिस्टिंक्ट सब्सिक्वेंट मतलब ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बना एक्स, कंटेम्पोररी कोई एग्रीमेंट बनेगा तो नहीं चलेगा, सब्सिक्वेंट बोला है। Subsequent oral agreement to rescind or modify any such contract, grant or disposition may be proved except when
इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी इन राइटिंग। अगर वही वापस घूम के फिर हम लोग सेक्शन 91 पे आते हैं कि अगर इफ द लॉ रिक्वायर्स इट हैज टू बी इन राइटिंग और इन रजिस्टर्ड फॉर्म, देन इट कैन नॉट बी प्रूव्ड टू रेसिंड और टू मॉडिफाई एनी सच कॉन्ट्रैक्ट और एल्स इट कैन बी प्रूव्ड। सेक्शन 5 ये कहता है एनी यूसेज और कस्टम मे बी प्रूव्ड व्हिच इज नॉट कॉन्ट्ररी टू द एग्जिस्टिंग प्रोविजंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो उसको भी ओरल एविडेंस के थ्रू प्रूव किया जा सकता है, राइट। Number 6, any fact may be proved which shows in what manner the language of a document is related to existing fact. Now see, proviso 6 is about ambiguous document. Ambiguous document. Now the provisions related to ambiguity has been provided under section 93 to 98 of Indian Evidence Act, जो कि इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 4 में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट एम्बिग्विटी। एंड प्रोविजो 6 इज अबाउट मेनली एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट, जिस केसेस में ओरल एविडेंस को अलाउ किया जाता है प्रूफ करने के लिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।